तो राजस्थान में करीब 8 महीनों के बाद चुनाव है और उससे पहले गहलोत सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। सचिन पायलट आज अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करने जा रहे हैं। सचिन का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के दौरान खनन घोटाला, एक्साइज घोटाला हुआ, लेकिन उनके खिलाफ गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सचिन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार को 1 साल पहले 2 चिट्ठियां लिखी, पर कोई जवाब नहीं मिला। अब सचिन के अनशन पर बैठने के ऐलान के साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाए और सचिन पायलट के इस तरीके पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे पार्टी के हितों के खिलाफ कदम बताया है और अब तक जो खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से यही सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अशोक गहलोत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और सचिन पायलट के इस कदम से नाराज है, क्योंकि चुनाव अवसर पर हैं और इस वक्त पर सचिन पायलट का ये कदम कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के इस अनशन को लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, श्री सचिन पायलट का एक दिन का धरना पार्टी हित के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उन्हें अपनी ही सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया या जनता के बजाय इस पर पार्टी के मंच पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीने से AICC प्रभारी हूं और पायलट जी ने कभी भी इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा नहीं की। मैं उनसे संपर्क में हूं और अब भी शांतिपूर्वक बातचीत की अपील करता हूं, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। तो यहाँ पर सचिन पायलट के धरने पर कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। सलमान खुर्शीद का कहना यह है कि जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए और वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि वो इसे सचिन पायलट का विद्रोह नहीं मानते। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज उठाऊं। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं। वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। जी देखिए, सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है सचिन पायलट की तरफ से, जब वो जयपुर में एक दिन का अनशन रखेंगे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अनशन जो है वो अकेले करेंगे। उन्होंने किसी मंत्री या विधायक को साथ आने को नहीं कहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वो अनशन करेंगे तो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में उनके समर्थक वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं। साफ तौर पर सचिन पायलट की तरफ से इस बात पर लगातार जोर दिया गया है कि उनका जो अनशन है वो जो BJP सरकार के समय जो घोटाले हुए थे, कथित घोटाले, उनकी जांच की जो बात या वादा किया था अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उसे भुला दिया और उसी बात पर जोर डालने के लिए उन्होंने अनशन की जो बात है वो की है। 2 दिन पहले भी कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस बयान जो है वो जारी किया गया था, जिसमें सचिन पायलट का नाम नहीं लिया गया था। गहलोत सरकार की तारीफ की गई थी, उनकी नीतियों की तारीफ की गई थी और ये कहा गया था कि जो संगठनात्मक एक सामूहिकता है उसके जरिए चुनाव में आगे जाया जाएगा। लेकिन अब जो रंधावा जो कि प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस के, उनका जो बयान है वो काफी सख्त है और इससे ये पता चलता है कि पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो खुश नहीं हैं। जो सचिन पायलट जिस तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से अनशन पर आज जा रहे हैं, हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये कि रंधावा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और कल जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक रंधावा की सचिन पायलट से बात भी हुई है और बात के बाद जो है वो इस तरह का बयान आया है। तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक कांग्रेस पार्टी में नहीं चल रहा है और वैसे भी रंधावा ने कहा कि 5 महीने से पार्टी के वो प्रदेश प्रभारी हैं, लेकिन जो राजस्थान का विवाद है वो कई साल पुराना है
और लगातार सचिन पायलट ने चिट्ठी दिखाकर ये जताने की कोशिश की है कि इस मुद्दे को वो बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो एक संख्या बल, एक जो ताकत है विधायकों की जो समर्थन है वो अशोक गहलोत को हासिल है और इसी बूते वो लगातार कुर्सी पर बने हुए हैं। लेकिन जो सचिन पायलट की कोशिश है मुख्यमंत्री बनने की, उसको लगातार जो है एक उसमें जो रुकावट है वो आती रही है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी खुद इस पक्ष में रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये विवाद का जो एक नया सिलसिला चला है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। और ये क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा और किस तरह का असर ये चुनाव में डाल सकता है, इस पर हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये विस्तृत रिपोर्ट। जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अब आर पार की लड़ाई दिख रही है। चुनाव में सिर्फ 8 महीने बचे हैं और पायलट ने अब अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। वो एक दिन के धरने पे बैठेंगे। मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने मुख्यमंत्री के बयानों को पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन भाजपा पर लगाए गए आरोपों की जांच तक नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। फिलहाल कांग्रेस आला कमान गहलोत के समर्थन में दिख रही है। पार्टी पायलट का मुद्दा प्रभारी से सुलझाने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। कोविड के दौरान हमारे एमएलए को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं, जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। तो क्या पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे? विकल्प तो कई हैं। राजनीति में विकल्प कई खुले होते हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाए जब तक बहुत सारे विकल्प हैं। और मैं तो आपको पहले कह दिया कि हम लोग सचिन पायलट जी के साथ हैं। जिस विकल्प के साथ वो जाएंगे, जहां जाएंगे, हम सचिन पायलट जी के साथ में रहेंगे। ये सब लोग कह चुके, पहले भी कह चुके, आज भी कहना और कल भी हम कहेंगे। सचिन पायलट अखाड़े में उतर गए हैं, लेकिन इस राजनीतिक दंगल में प्रतिद्वंदी कौन होगा? खुद की पार्टी या भाजपा, या फिर कोई तीसरा मोर्चा खुल सकता है? ये देखना आगे होगा। जयपुर से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो अदिति, एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट इस मुद्दे को लेकर इतने ही गंभीर थे तो पिछले 1 साल में उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी पहले दिन से, क्योंकि यह वादा तो चुनाव के दौरान किया गया होगा, उस पर जब वो उप मुख्यमंत्री भी थे तो क्यों नहीं उन्होंने कोई कदम उठाया या फिर इस तरह का? लेकिन शारिक, यहाँ पर उसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट लगातार कुछ मुद्दे अगर उठा रहे हैं तो वो पार्टी का नेतृत्व उसे एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है, उससे पीछे क्यों हट रहा है, ये भी सवाल उठाया जा सकता है। हमारे साथ हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह जुड़ गई है। हर्षा, आज ही वो दिन है जब अब अनशन वाला दिन आ गया और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा एम्बेरसमेंट होने वाला है कि अपनी ही पार्टी के उनके एक जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने जा रहे हैं। क्या, कहां है इस वक्त सचिन पायलट, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अनशन को लेकर? देखिए, ये जो अनशन है सचिन पायलट का, ये सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं है, लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। कल देर रात को रंधावा जी ने ट्वीट कर कहा है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है, यानी कि अब कांग्रेस पूरी तरह से मूड में है कि वो सचिन पायलट के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी। दूसरी ओर सचिन पायलट अनशन पे बैठ रहे हैं, अकेले बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा है एमएलएज को, जो उनके समर्थक एमएलएज हैं, कि आप मेरे साथ आके अनशन पे ना बैठें, लेकिन बड़ी तादाद में जो समर्थक है वो वहां पर स्थल पर पहुंचेंगे 11 बजे जब अनशन शुरू होगा। तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। और दूसरा, जो ये पूरा राजनीतिक मंच पे एक तरह से एक किरदार तैयार हो रहा है, मैं उस तरह से देखती हूँ कि किरदार तैयार हो रहा है। 5 साल सचिन पायलट ने बहुत कोशिशें की, कांग्रेस के अंदर काफ़ी रिबेलियंस भी करे, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई।
और अब सचिन पायलट ने साफ कह दिया कि राजस्थान मेरी पृष्ठभूमि है। तो जब 8 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए, तो किस तरह का किरदार वो तैयार कर रहे हैं अपने लिए। फिलहाल तो उन्होंने अनशन किया है करप्शन के खिलाफ, अब देखते हैं कि आगे उनके क्या कदम रहेंगे। जी, लेकिन हर्षद, सवाल यही है कि कांग्रेस से दूर जाकर वो किसके पास पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उधर बीजेपी है, इधर कांग्रेस है। अगर वो बीच में कहीं चलते हैं तो उनके लिए वो लड़ाई और लंबी हो जाएगी। हासिल क्या करना चाहते हैं? जी देखिए शारिक, काफ़ी कुछ जो कहा जाता है राजनीति में और जो नहीं होता है वो बहुत ही दिलचस्प रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक हफ्ते पहले हनुमान बेनीवाल जो हैं आरएलपी के लीडर हैं, फिलहाल उनके 3 एमएलएज हैं और वो जाट लीडर है। जाट वोट जैसे आप जानते हैं राजस्थान में बहुत अहम है। तो उनके साथ एक बर्थडे पार्टी, उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी और उस बर्थडे पार्टी में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और सचिन पायलट सब लोग शामिल हुए थे बीजेपी के दिग्गजों के साथ। तो इसमें काफ़ी गलियारों में चर्चा हो गई कि आखिरकार क्यों मिलने गए, क्या हो सकता है, क्या समीकरण बन सकते हैं। आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान बाय एंड लार्ज 2 पार्टी स्टेट रहा है और इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि 1 ईयर 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लेकिन सब लोग इस ट्रेंड को चेंज करने में लगे हुए हैं। अशोक गहलोत का दावा है कि समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनकी, इतनी सारी योजनाएं उन्होंने करी है और बहुत पायनियरिंग वर्क रहा है नो डाउट राजस्थान में सोशल वेलफेयर में, कि उसके बलबूते पे हम दोबारा जीत के आएंगे और यही कांग्रेस का स्टेटमेंट रहा है। बीजेपी ये काफ़ी कंफर्टेबल है कि भाई हम वैसे भी क्योंकि रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स है, हम जीत जाएंगे। लेकिन अब जो सचिन पायलट ने एक करप्शन का क्रूसेड तैयार किया है दोनों बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, जैसे मैंने कहा था कि इस दंगल में वो उतर आए हैं और प्रतिद्वंदी कौन है? प्रतिद्वंदी कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है कि करप्शन पे एक्शन नहीं हुआ है। तो किस तरह का किरदार तैयार होता है और ये जो पूरा राजनीतिक मंच है इसमें नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, तो जिस तरह से हर्षा आप बता रही हैं कि अब आर पार की लड़ाई होने जा रही है, ये भी साफ से समझना चाहेंगे कि गहलोत के खेमे में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो पलड़ा है तो वो तो गहलोत का ही भारी नजर आ रहा है साफ तौर पर, क्योंकि पार्टी उनके साथ ही खड़ी है। देखिए बिल्कुल पार्टी उनके साथ खड़ी है और जैसे हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि काफ़ी तादाद में एमएलएज भी उनके साथ हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक रूप से देखें इसको, मतलब पॉलिटिकली अगर आप इसको एस्ट्यूटली इसको जांच करें तो देखिए 8 महीने में चुनाव होने वाले हैं। कौन किसके साथ खड़ा है, किसका पलड़ा भारी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तैयारी चुनाव की है और अगला चुनाव 8 महीने में 8 महीने पे अगर आप सत्ता पे काबिज भी रह गए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला चुनाव कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, और अगले चुनाव की तैयारी कौन कैसे कर रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रिया हर्षा, विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए। 11 बजे से अनशन शुरू है, तो सवाल यही है कि सचिन पायलट आखिर कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और उन्होंने कौन सी मंजिल अपने लिए तय कर रखी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। रेलवे की नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने जा रहे हैं। खबर है कि ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक धारा में एक नया केस दर्ज किया। इसी मामले में ईडी तेजस्वी यादव से आज पूछताछ करेगी। पिछले महीने की 26 तारीख को सीबीआई तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर बात कर चुकी है, यानी पूछताछ कर चुकी है। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने सहयोग किया है और सच्चाई है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। 26 मार्च को इस मामले में ईडी ने मीसा भारती से भी पूछताछ की थी। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। राजीव, सीबीआई के बाद ईडी क्या कुछ जानना चाहती है, कुछ पता चल पाया? देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बातों में भरोसा करें तो ये 2024 तक चलता रहेगा। कल जब संवाददाताओं ने दिल्ली आने पर तेजस्वी यादव से यही सवाल किया कि ईडी आपको पूछताछ के लिए बुलाई है तो आपको क्या कहना है, उनका ये कहना है कि बीजेपी के उनसे एक नेता ने कहा है कि अब अति कर दिया है, हम लोग नौकरी देने का काम कर रहे हैं और ये लोग राजनीतिक विद्वेष की वजह से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले सीबीआई इस मामले में बाकायदा जो है तेजस्वी से पूछताछ कर चुकी है। ईडी जो है तेजस्वी यादव के घर में रेड मार चुकी है और अब पीसी है।
ये जो पूरा मामला है, आपको बता दें कि 2004 से लेकर 2009 तक का मामला है, जब लालू यादव जो है यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। और उस दौरान आरोप है कि जो रेलवे की जो डी ग्रुप की जो नौकरी जो दी गई उसमें अनियमितता बरती गई, यानी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और नौकरी के बदले जमीन लिया गया। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि उस समय वो नाबालिग थे, छोटे थे, लेकिन बावजूद राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है और अभी तक जो है न तो सीबीआई को और न ही ईडी को इस मामले में कुछ मिला है। जी राजीव, इस वक्त तेजस्वी यादव कहां हैं और कितने बजे उन्हें पेश होना है ईडी के सामने? देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो फ्रेंड्स कॉलोनी में अभी हैं और फिलहाल मैं जो मीसा भारती के घर के सामने खड़ा हूं और यहां पर जो है लालू यादव भी है और कई बार जो है तेजस्वी यादव यहां भी रहते हैं और अपने फ्रेंड्स कॉलोनी की जो ससुराल है वहां भी रहते हैं। 11 बजे के आसपास जो उनको ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव को पेश होना है और ईडी के सवालों का जवाब देना है। शुक्रिया राजीव। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, यानी कि एक अच्छी खबर यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए आई है। आयोग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर यह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। अब इस मौके पर आज केजरीवाल पार्टी दफ्तर जाकर देश को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब देश में बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है। और वहीं अगर दूसरे दलों की बात की जाए जिन्हें झटका लगा है तो तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वो वापस ले लिया गया। चुनाव आयोग ने एक आदेश में उत्तर प्रदेश में आरएलडी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुदुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को जो दिया गया था राज्य स्तर का पार्टी दर्जा वो भी खत्म कर दिया है। आयोग ने कहा कि रांगपा और तृणमूल कांग्रेस को दल हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नागालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहे हैं। आयोग के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहां तक पहुंचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छी से पूरी कर सकें। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। आम आदमी पार्टी अभी तक 3 राज्यों में तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ था। दिल्ली और पंजाब में तो उसकी सरकार ही है। गोवा में भी आम आदमी पार्टी पिछले साल ही उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया था। लेकिन नियम के मुताबिक जो पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा हासिल करती है उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो 3 राज्य में आम आदमी पार्टी पहले से ही राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन चौथा राज्य जैसे ही गुजरात में आम आदमी पार्टी को जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, क्योंकि 6% वोट चाहिए होते हैं और 2 सीटें कम से कम जीती हुई होनी चाहिए नियम के मुताबिक। तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 13% वोट हासिल किए थे। 5 विधायक उनके जो हैं चुनाव जीते थे। तो इसलिए जो है अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। लगभग 10 साल के अपने जीवन काल में ही आम आदमी पार्टी को दर्जा मिल गया है। चर्चा ये चल रही है कि क्या ये सबसे तेज पार्टी है, लेकिन इसमें फिर बीजेपी की बात आती है जो 1980 में बनी और बहुत कम समय में वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो असल में जनसंघ से ही आगे आ रही थी। उसका पुराना इतिहास भी उसके साथ में था। तो ये चर्चा चल रही है और इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि इतने कम समय में जो है पार्टी यहां तक पहुंची है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी ये परफॉर्मेंस जो है ये बरकरार रखेंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए ये जश्न का समय है। तो आज आम आदमी पार्टी जश्न भी बनाएगी पार्टी हेडक्वार्टर में और वहां पर दोपहर के आसपास में अरविंद केजरीवाल का संबोधन भी होगा। हालांकि ये अभी एक टेक्निकल चीज है राष्ट्रीय पार्टी होना, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे
तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपको बीजेपी दिखाई देगी, कांग्रेस दिखाई देगी, जो बहुत सारे राज्यों में जिसकी प्रेजेंस है। भले ही चुनाव जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे, लेकिन बहुत सारे राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में प्रेजेंस है। लेकिन ये जो टेक्निकल चीज है, ये भी हर पार्टी हासिल नहीं कर पा रही। 3 पार्टियों ने, जैसे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, 3 पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोया भी है। तो 10 साल के एक कार्यकाल में अगर कोई पार्टी यहां तक पहुंच रही है, तो ये तो कहना होगा कि ये एक बड़ी जीत तो है ही, एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, खास तौर से तब जब एक रीजनल पार्टी होते हुए 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है सरकार चला रही है और 2 राज्यों में और जो है उसके विधायक हैं। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के सबसे करीबी पप्पलप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी अमृतसर के पास कत्थू नंगल से हुई है। उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। आज पप्पलप्रीत को असम के डिब्रूगढ़ के सेंट्रल जेल ले जाया गया है, जहां पंजाब पुलिस और देश की तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो उसे पूछताछ करने वाली है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार हुए जिन आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है वो पहले ही डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में ही बंद है और वहीं इस मामले में अब भी पुलिस को अमृतपाल सिंह की तलाश है। बीते 24 दिनों से उसकी तलाश में देश के कई एजेंसियां और पुलिस जुटी हुई है, लेकिन वो अब तक गिरफ्त में नहीं आया है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख और भगोड़े अमृतपाल का सबसे करीबी पप्पलप्रीत सिंह पुलिस की गिरफ्त में। इससे पहले पिछले 23 दिनों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थीं। वो हर तस्वीर में अमृतपाल के साथ दिखता, जालंधर से पटियाला, फिर कुरुक्षेत्र और दिल्ली। फरारी के दौरान हर जगह वो अमृतपाल के साथ रहा, लेकिन 28 मार्च को दोनों होशियारपुर में अलग अलग हो गए। दिल्ली पुलिस की भी लगातार उस पर नजर थी। एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने पप्पलप्रीत सिंह को अमृतसर के कत्थू नंगला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इस केस में एक स्पेशल ऑपरेशन जो चल रहा था, इसमें हमारे पास वाइटल क्लूज थे, जिसमें पप्पलप्रीत सिंह जो मेन एसोसिएट है अमृतपाल सिंह का, उसको पंजाब पुलिस ने, खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल एरिया है अमृतसर में, वहां से अरेस्ट किया है। पंजाब पुलिस ने इसको एनएसए में डिटेन किया है। इसके अलावा 6 और केसेस इस पे रजिस्टर्ड हैं, जो टाइम टू टाइम एज पर लीगल प्रोसेस उस पे काम किया जाएगा बाद में। पुलिस की जांच में सामने आया कि पप्पलप्रीत सिंह अमृतपाल को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने से लेकर उसकी हर गतिविधि में शामिल रहता था। वारिस पंजाब डे का किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता तो मीडिया का पूरा मैनेजमेंट पप्पलप्रीत ही संभालता। पुलिस के मुताबिक पप्पलप्रीत सिंह अमृतसर के मजीठा हलके के गांव मरडी कला का रहने वाला है। उसकी मां सरकारी टीचर थीं और पिता खेतीबाड़ी से जुड़े थे। वो खुद को एक एक्टिविस्ट बताते हुए ये मांग करता रहा है कि 90 के दशक से जो सिख पंजाब की जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। कुछ समय के लिए वो एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर हमेशा खालिस्तान का सपोर्ट करता रहा। अमृतपाल के वारिस पंजाब डे के प्रमुख बनते ही वो उससे जुड़ गया। इस संगठन को लेकर वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय था। पप्पलप्रीत सिंह अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है और खुद भी विदेशों से चलने वाले चैनलों के साथ बतौर पत्रकार जुड़ा रहा है। पंजाब पुलिस उसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बता रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के वारिस पंजाब डे से जुड़े 23 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि हिरासत में लिए गए 350 से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया गया। आखिरकार 23 दिन बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के सबसे करीबी पप्पलप्रीत सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अमृतपाल सिंह जो वापस पंजाब में लौटकर पंजाब पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि पंजाब पुलिस उसका बाल बांका नहीं कर पाएगी, उसे पंजाब पुलिस कब गिरफ्तार कर पाएगी। नई दिल्ली और पंजाब से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। एक वक्त में राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे और अब बीजेपी में शामिल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के 2 दिन पुराने ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं।
उन्होंने ये भी लिखा है आगे कि मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय आप इन 3 प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं देते। पिछड़े वर्ग को लेकर आपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं आप सावरकर जी नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं। आपके लिए नियम अलग क्यों। अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं। आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे। दरअसल राहुल गांधी ने अदानी मामले से जुड़ा एक ट्वीट किया था जिसमें कई नामों के साथ सिंधिया के नाम का भी जिक्र किया था। ये तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा था, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके लिए। और इसी ट्वीट को लेकर सिंधिया ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि रविशंकर प्रसाद जो है, बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ राहुल गांधी पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को अवांछित व्यवसायियों के साथ अपने संबंधों के आरोप पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। From Mr. Rahul Gandhi mentioning your name and associating with Adani and all. How do you feel after seeing that tweet? It is shame. Rahul Gandhi saying, I have never any association with any businessman. Whereas their entire family had all along the association with businessmen, including him. I still want, because I have a great respect. I have a great respect for the family. I don't want to speak anything. Otherwise, I can give 10 examples where he would go and meet even outside the country to meet even people who are undesirable businessmen. तो मैंने कोई अपनी बात नहीं कही। अभी गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की वो आपको सुना दिया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है। जरा शांत रहिए। तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। दूसरी बात कि राहुल गांधी का एजेंडा है क्या, वो चाहते क्या है? राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स के खिलाफ कुछ कहा? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से? और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से जो सीज था, इस पर कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने
नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर हैं अपनी माताजी के साथ। 5,000 करोड़ की संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, क्या पटना, ये सारी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की थी उसको उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बना करके ले लिया और उनका सब लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी की। और आज उनकी और उनकी माताजी का 76% उसमें स्टेक है। उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, बेल नहीं मिला उनको। इस पर उनको क्या कहना है? ये जो पूरा ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला है जिसको लेकर उनके परिवार की कुछ चर्चा भी हुई है, इस पर क्या करना है? बाकी में 2G और कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ और आदर्श कोऑपरेटिव की चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन ये जो पूरी बातें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोलते। और ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो 50 साल से अधिक कांग्रेस में समर्पित रूप से काम किए, क्या इंदिरा जी के साथ, क्या राजीव गांधी के साथ, क्या नरसिंहा राव के साथ, क्या सोनिया गांधी के साथ, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, महामंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, मतलब कांग्रेस की अंदरूनी बातों को जानने वाले, आज उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि ये विदेश जाते हैं तो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। अदानी ग्रुप ने बेनामी कंपनियों के निवेश को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की 22 मार्च 2023 की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि 2017 से 2022 के बीच ग्रुप में विदेशी बेनामी कंपनियों के जरिए 20,000 करोड़ का निवेश किया गया। अदानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स को लिखी एक चिट्ठी सार्वजनिक की है जिसमें उसने बताया कि क्यों यह रिपोर्ट गलत है और कैसे इन रिपोर्टरों ने जानबूझकर तथ्यों की अनदेखी की। ग्रुप ने कहा है कि दरअसल कंपनी के प्रमोटरों ने ग्रुप की 2 कंपनियों में हिस्सेदारी को बेचकर जो पैसा कमाया वही पैसा ग्रुप की नई कंपनियों में लगाया गया। अदानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स को जो जवाब दिया है उसके मुताबिक AGEL की 20% हिस्सेदारी टोटल एनर्जी को बेचकर 16,000 करोड़ रुपए जुटाए। अक्टूबर 2019 में अदानी टोटल गैस में 37% की हिस्सेदारी बेचकर 5,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। अदानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स को जवाब में यह भी कहा है कि बेनामी विदेशी कंपनियों के निवेश की जो रिपोर्ट है वो गलत है। रिपोर्टरों ने सार्वजनिक जानकारियों को जानबूझकर अनदेखा किया। रिपोर्ट में विरोधाभासी बातें हैं। रिपोर्ट को तुरंत हटाए फाइनेंशियल टाइम्स। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि जो 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके लिए आप NDTV के YouTube चैनल पर जाइए, उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है आप जो दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज हमारी पहली खबर है, अनशन को लेकर सचिन पायलट को कांग्रेस की एक तरह से चेतावनी यहां पर दी गई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब अशोक गहलोत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय दल बना आम आदमी पार्टी, TMC, NCP और CPI को झटका। तीसरी खबर कर्नाटक से, जहां महामंथन के बाद आज बीजेपी की लिस्ट सामने आएगी। अग्निपथ पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, स्कीम मनमानी नहीं। और अमित शाह ने अब एक बड़ा बयान दिया है, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं ले सकता कोई, अब ये वक्त नहीं रहा।